afternoon, everyone. Welcome to Super 20 Institute. I'm your bio teacher Vanshika. So लास्ट के लेक्चर में हमने अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था बायो का, दैट वाज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. ठीक है, तो हमने उसमें कल बेसिक बेसिक बातें डिस्कस करी थी, जैसे कि हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स के केस में हम एंजियोस्पर्म्स में डील करने वाले हैं. ठीक है, क्योंकि वही एक कैटेगरी है प्लांट्स की जिसमें फ्लावर प्रोड्यूस होता है. ठीक है, दैट इज वाई हम एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो हमने कल जो उसमें मेजर बेसिक बातें डिस्कस की थी वो ये था कि एंजियोस्पर्म्स में जो मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है दैट इज फ्लावर. ठीक है, तो फ्लावर के अंदर कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ठीक है, कल हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा था डायग्राम के थ्रू. ठीक है, उसमें हमने जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ा था, हमने देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारा स्टेमेन. ठीक है, और जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है हमारा स्टिल. ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट जो देखा था वो हमने ये देखा था कि जो हमारा स्टेमेन है ना वो, उसको डायग्राम के थ्रू देखा था हमने. ठीक है, तो आप यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया ना ये हमारा कनेक्टिव है. ठीक है, और ये हमारा फिलामेंट है और ये हमारा एंथोलोब्स है. ठीक है, और ये दोनों एंथोलोब्स मिलके क्या बनाती है हमारा एंथर. ठीक है, तो इस डायग्राम को देख के हमें क्या समझ में आता है कि जो हमारा स्टेमन है वो दो पार्ट से बना हुआ है. फर्स्ट वन इज एंथोलोब्स और एंथर और दूसरा है हमारा फिलामेंट. ठीक है, ये मैं आपको इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि आज हम आगे एंथर का ही स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, इसलिए आपको बेसिक बेसिक चीजें समझ में आनी चाहिए कि हमने कल तक क्या पढ़ा था. ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा जो एंथर होता है ना वो बायोलूप्टी होता है. ठीक है, और हर एंथर लूप के अंदर एक दो तीन चार, तो क्या समझ में आ रहा है हमें यहाँ पे, ये जो दो स्ट्रक्चर्स है ना इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजिया. ठीक है, और हर एक एंथोलोब के अंदर हमारे पास दो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है. इसीलिए हम जो डायथिकस एंथर होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, उसमें टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन होती है. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4, मीन्स दो से ज्यादा है ना तो हम क्या बोलेंगे, ये टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन है. ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब हमने स्टेमन का स्ट्रक्चर देख लिया. आज हम जो चीज पढ़ने वाले हैं हम बेसिकली एंथर का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं और पोलन ग्रेन कैसे बनता है वो देखने वाले हैं. ठीक है, तो उससे पहले ना हम एक बेसिक सी चीज देख लेते हैं. ओवरव्यू है वैसे वो बेसिकली कि जो यहाँ पे प्लांट है उसमें सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे करना है. ठीक है, तो कैसे होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट. तो बेसिकली ये तीन फेजेस में डिवाइड किया गया है इस चीज को. जो सबसे पहले फेज है उसको हम बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन. ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फेज आएगा उसको हम बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन.
ठीक है। और जब डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद फेज आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो जो टॉपिक हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वो हम करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन जो फेज है उसमें जो सबसे पहला इवेंट आता है दैट इज पोलन ग्रेन फॉर्मेशन। ठीक है। ठीक है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने अभी तक आपको क्या बताया है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी है प्लांट्स के केस में वो 3 फेजेस में डिवाइड की गई है। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स आते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या कि जब फर्टिलाइजेशन होनी है, हमने जैसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि उससे पहले गेमेट्स भी तो रिलीज होने हैं, तो उससे पहले के जो इवेंट्स होते हैं उन इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद कैसे हमारा प्लांट ग्रो करेगा और उसमें मैच्योरिटी आएगी, वो वाली सारी चीजें हमने लास्ट फेज में पढ़नी है, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो आज हम प्री फर्टिलाइजेशन के केस में जो हमारा फर्स्ट इवेंट होने वाला है दैट इज पोलन ग्रेन फॉर्मेशन, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जो पोलन ग्रेन है वो बनता कैसे है। ठीक है। पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन समझने से पहले हमारे दिमाग में जो एंथर का डायग्राम है ना वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि एंथर कैसा दिखता है, कितनी लेयर्स होती हैं उसमें और क्या क्या उसकी और कंपोनेंट्स हैं। तो अब हम इसके बाद एंथर का डायग्राम देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एंथर किस किस चीज से बना होता है। ठीक है। जो हमारा एंथर है वो बेसिकली 2 चीजों से बना हुआ है। सबसे पहले तो उसमें एंथर बॉल प्रेजेंट है। ठीक है। और दूसरी चीज जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो क्या है, हमारी माइक्रो स्पोरेंजिया। ठीक है। अब सबको पता ही है ना, हर एंथर लोब के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ठीक है। तो एंथर के बारे में अगर हमें कुछ पॉइंट्स नोट करने हो तो हम क्या लिखेंगे, एंथर इज ए बायोट oblong and tetrasporangiate। ठीक है। एक तो ये मोस्ट कॉमनली बायोट होता है। ठीक है। oblong होता है, मतलब इसके एक सिमेट्रिकल सी शेप नहीं होती। और इसमें टेट्रास्पोरेंजिएट क्यों बोला है, क्योंकि इसमें 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। दूसरी चीज जो हमने यहाँ पे याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो लेंथ है ना एंथर की, ठीक है, और इसमें जो नंबर ऑफ स्पोरेंजिया है, ठीक है, length and number of microsporangia within an anther varies from species to species। अब इस लाइन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो कैसे समझेंगे, इन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट पॉइंट तो हमें समझ में आ गया कि बायोलोब्ड है। ठीक है। उसमें टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन है क्योंकि दो माइक्रोस्पोरेंजिया हर लोब में प्रेजेंट है। सेकेंड पॉइंट में हम उन्होंने क्या बताया, लेंथ एंड नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया विद इन एन एंथर वेरीज फ्रॉम स्पीशीज एंड स्पीशीज। तो कल हमने मोनोथिकस और डायाथिकस एंथर के बारे में पढ़ा था, राइट। तो उसमें हमने ना एक्सेप्शनल केसेस पढ़े थे, जैसे हमने फैमिली माल्पिएसी के बारे में पढ़ा था और एक पैरासिटिक प्लांट के बारे में पढ़ा था। किसी को याद है, कैन यू प्लीज टेल मी क्या एग्जांपल थी जो हमने कल एक्सेप्शंस पढ़ी थी। पहले तो हमने पढ़ी थी मोनोथिकस एंथर की। ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था ओकरा।
ठीक है, जिसको हम कॉमनली भिंडी और उसका जो नाम है दैट इज लेडी फिंगर। ठीक है, तो क्या समझते हैं हम यहाँ पे कि इसमें सिर्फ दो स्पोरेंजिया ही प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोनोथिकस एंथर है। ठीक है, और एक हमने एक और एक्सेप्शन पढ़ी थी आर्सियोथोपियम की, उसमें सिर्फ एक ही रोड है प्लस एक ही माइक्रोस्पोरेंजिया है। ठीक है, तो यहां से ये पॉइंट जस्टिफाई हो जाता है ना कि स्पीशीज पे ही डिपेंड करता है कि हमारा एंथर कितना लंबा हो गया, उसमें कितने माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट हो गए। ठीक है, यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। आप नोट कर लीजिए एक बार। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं एंथर वॉल के बारे में। ठीक है, एंथर वॉल में ना हमारे पास 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये 4 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं एक बार देख लें, कल भी मैंने आपको इनके बारे में पढ़ाया था। सबसे पहले हमारे पास आती है एपिडर्मिस। ठीक है, फिर हमारे पास आती है एंडोथीसियम, एंड नेक्स्ट जो हमारे पास लेयर आती है वो कौन सी होती है? मिडल लेयर। एंड जो हमारे पास लास्ट और इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं टैपेटम। याद आया? कल हमने इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लिया था कि ये कौन कौन सी लेयर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एपिडर्मिस, देन है हमारे पास एंडोथीसियम, देन है हमारे पास मिडल लेयर, देन है हमारे पास टैपेटम। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था, इनके ओवरव्यू दिया था इनके फंक्शंस का। मैंने बोला था कि ये तीनों का फंक्शन मेन होता है कंसर्न प्रोटेक्शन से। ठीक है, और ये जो होती है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, किसी को यहाँ तक कोई डाउट समझ में आ गया कि कितनी लेयर्स होती है हमारे एंथर वॉल में? 4। सबसे पहले एपिडर्मिस, देन हमारी एंडोथीसियम, देन हमारी मिडल लेयर, एंड आफ्टर दैट जो हमारी इनर मोस्ट लेयर होगी दैट वुड बी टैपेटम। ठीक है, तो अब हम एक बारी एंथर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी 2 लोब्स हो गई। ठीक है, क्योंकि आपको डायग्राम की क्लैरिटी होना बिल्कुल जरूरी है, तभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जो भी हमारे एंथर से रिलेटेड होंगे। एंड लेट मी टेल यू, हमारी नीट के एग्जाम में एंथर से रिलेटेड हर बार एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वो एक कभी 2 भी हो जाते हैं, बट एक क्वेश्चन तो हमेशा आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी भाग नहीं रही, मैं थोड़ा थोड़ा ही आपको रोज करवाती हूँ ताकि आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ उतना आपको समझ भी आए और आप रिवाइज भी कर पाए, वरना भाग भाग के तो सिलेबस ही खत्म होगा, हमें याद कुछ नहीं रहेगा। हमें क्या करना है? हमें अपने कंसेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर रखने हैं ताकि हम बोर्ड्स में भी अच्छा परफॉर्म करें और हमारा कंपटीशन भी अच्छे से निकले। राइट, तो ये हमारा एंथर का स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है,
साथ साथ में डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ये जो हमारी सबसे पहली लेयर आएगी ये होगी हमारी एपिडर्मिस, ठीक है। देन जो हमारे पास लेयर आएगी दैट विल बी एंडोथीसियम, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे ये वाली लेयर आएगी ये हमारी होगी मिडल लेयर, राइट। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे देख लेते हैं हम, क्योंकि आई डोंट वांट की डायग्राम ऐसी हो, आपको अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। ये वाली जो लेयर होगी हमारी दैट वुड बी टैपेटम, ठीक है। और जो ये है ये हमारा होगा स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। सॉरी गाइस, थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस हो गई थी, अभी वो चीज़ रिजॉल्व कर दिया हमारा इशू। आप एक बार डायग्राम देख लीजिए। ये जो हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज एपिडर्मिस, सेकेंड वन इज एंडोथीसियम, एंड इनर टू दैट मिडल लेयर इज प्रेजेंट, एंड आफ्टर दैट जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है दैट इज टैपेटम। देन टैपेटम के अंदर जो प्रेजेंट है हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू है। तो आपने याद रखना है जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ना, वहीं से हमारी पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट होनी है, राइट। और एक चीज हम देखना भूल गए, ये जो हमारा मिडल में स्ट्रक्चर है कनेक्टिव का, मैंने आपको कनेक्टिव के बारे में बताया था ना। कनेक्टिव वो चीज है जिसने दो लोब्स है ना एंथर के, उनको आपस में ज्वाइन करके रखना है, ठीक है। एक बार आप ये डायग्राम देख लीजिए, जहाँ पे आपको कोई दिक्कत आ रही है जस्ट लेट मी नो। आई गेस यहाँ तक सब क्लियर है। इसके बाद अभी हम ये चारों लेयर्स के फंक्शंस देख लेते हैं, ठीक है, कि ये चारों लेयर्स की नेचर कैसी है और इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम एपिडर्मिस की बात करने वाले हैं, ठीक है। जो हमारी एपिडर्मिस है ये मोनोलेयर्ड होती है, मतलब मोनोलेयर का क्या मतलब होगा कि यहाँ पे सिर्फ एक ही लेयर प्रेजेंट है सेल्स की, ठीक है। और इसको हम इन केस ऑफ आर्सिथोबियम इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सोथीसियम, ठीक है। उसके बाद जो हमारी सेकेंड लेयर आती है दैट इज एंडोथीसियम। Just like epidermis, it is also monolayers in nature, ठीक है। ये भी हमारी मोनोलेयर है, which means यहाँ पे एक ही लेयर प्रेजेंट है सेल्स की, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड लेयर आती है जो एपिडर्मिस एंडोथीसियम के बाद प्रेजेंट होती है दैट इज मिडल लेयर, ठीक है। मिडल लेयर थोड़ी सी अलग है एज कंपेयर टू द अबव टू लेयर्स, ठीक है। उसमें क्या है, एक तो ये पैरेंकाइमेटस होती है नेचर में, ठीक है। दूसरी चीज जो हमें यहाँ पे याद रखनी है वो ये है, एक तो ये पैरेंकाइमेटस होती है नेचर में एंड इट कैन बी 1 to 3 लेयर, ठीक है। मीन्स यहाँ पे सेल्स की 1 से 3 लेयर्स तक प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। और जो हमें मेन चीज याद रखनी है इन केस ऑफ मैच्योर एंथर, मैच्योर एंथर के केस में
ये लेयर एब्सेंट होती है। क्या पॉइंट्स बताया मैंने आपको अभी तक? जो 3 लेयर्स हमने डिस्कस करी है। सबसे पहले हमारे पास एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हमारी मोनोलेयर्ड है। देन है हमारे पास एंडोथीसियम, वो भी मोनोलेयर्ड है जस्ट लाइक एपिडर्मिस, बट इन केस ऑफ मिडल लेयर it is parenchymatous in nature. And second point is यहाँ पे एक से लेके दो या 3 लेयर्स भी प्रेजेंट हो सकती है सेल्स की, ठीक है। और जो नोटवर्दी पॉइंट है इस लेयर का वो ये है कि मैच्योर एंथर के केस में ये लेयर एब्सेंट होती है, ठीक है। एंड एक और चीज हमने जो एंडोथीसियम के केस में याद रखनी है वो ये है, स्टार मार्क करके आप ये पॉइंट लाइन नोट कर लीजिए। जो डेहिसेंस ऑफ एंथर है ना, डेहिसेंस का मतलब क्या हुआ, क्या लिखा है मैंने? डेहिसेंस ऑफ एंथर टेक्स प्लेस इन दिस लेयर। क्या कहने का मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का ये मतलब है कि अब हम ये तो बोल नहीं सकते ना कि एंथर मैच्योर हो गया है तो फिर वो रप्चर हो जाएगा, फिर पोलन ग्रेन्स को रिलीज करेगा। तो हम जो रप्चरिंग है ना उस वॉल की, एंथर की, उसके लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं, दैट इज डेहिसेंस, ठीक है। तो जो डेहिसेंस ऑफ एंथर है ना वो इस लेयर में ही होता है, ठीक है। यहीं से एंथर वॉल टूटती है और वहां से पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है। अब हम एक लास्ट जो हमारी लेयर बची दैट इज टैपेटम, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। टैपेटम भी हमारी एपिडर्मिस और एंडोथीसियम जैसे सिंगल लेयर है, ठीक है। बट जो हमें यहाँ पर मेन चीज याद रखनी है वो ये है कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये लेयर हमेशा नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। और एक पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, बट इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि वो चीज़ होती क्या है और इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो ये हमारी टैपेटम क्या करती है, इट सिक्रीट्स स्टिकी पोलन किट in some plants which pollinate via insects। क्या बोला इन्होंने कि जो हमारी टैपेटम है ना वो क्या करती है, वो एक स्टिकी पॉलन किट भी सिक्रीट करती है कुछ प्लांट्स में, स्पेसिफिकली वो प्लांट्स जिनमें पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स होती है, ठीक है। बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में जो पॉलिनेशन होती है बाय विंड ही होती है, बट जो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें इंसेक्ट्स भी पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। तो उन प्लांट्स के केस में जो हमारी टैपेटम है वो स्टिकी पोलन किट सिक्रीट करती है, ठीक है। चलो अभी वैसे तो ये टर्म्स आगे आने, बट अभी हमने पॉलिनेशन का जिक्र कर ही लिया है तो फिर मैं आपको कुछ टर्म्स बता देती हूँ, ठीक है। जहाँ पे तो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होती है उसको हम बोलते हैं एनीमोफिली, और जहाँ पे इंसेक्ट्स के थ्रू होती है उसको हम बोलते हैं एंडोमोफिली, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी पोलन किट है, ठीक है, ये काफी स्टिकी इन नेचर होती है ताकि जब वो पॉलिनेशन हो रही हो तो वो लॉस ना हो जाए ऑन द वे, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया, ठीक है। हमने बेसिकली एंथर वॉल के बारे में पढ़ा, उसकी 4 लेयर्स के बारे में पढ़ा, उसका फंक्शन पढ़ा।
अब जो हमने एक चीज जब एंथर का डायग्राम देखा था तो हमने वहां पे स्पोरोजेनस टिश्यू पढ़ा था, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि स्पोरोजेनस टिश्यू कैसे पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक और चीज देख लेते हैं। हमने टेपिटम के बारे में पढ़ा ना अभी, तो वहां पे ना एनसीईआरटी की बुक में एक इम्पॉर्टेंट करके लाइन दे रखी है कि जो टेपिटम सेल्स की टेपिटम लेयर के सेल्स होते हैं ना वो बेसिकली डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं, ठीक है, डिप्लॉयड होते हैं। बट कुछ टाइम बाद क्या होता है उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है, ठीक है। क्या बोल रही हूँ मैं ये बोल रही हूँ कि जो सेल्स होते हैं ना टेपिटम लेयर के, डिप्लॉयड इन नेचर, ठीक है, डिप्लॉयड होते हैं इनिशियली, मतलब स्टार्टिंग में। फिर क्या होता है वहां पे एफएनडी होता है, ठीक है। एफएनडी बोले तो शॉर्ट फॉर्म फॉर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। जब वहां पे एफएनडी हुई तो क्या बन गया, वो पॉलीप्लॉइड बन गए, ठीक है। फिर वहां पे एंडोमाइटोसिस होती है, तो फिर क्या बनते हैं वो मल्टीन्यूक्लिएटेड बन जाते हैं, ठीक है। इनके कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले जो टेपिटम के इनिशियली सेल्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है, टू वन कंडीशन में होते हैं। फिर उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है, ठीक है। तो बहुत सारे न्यूक्लिएटेड बन जाते हैं और पॉलीप्लॉइडी नेचर आ जाती है उनमें, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस स्पोरोजेनेसिस का, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि कैसे स्पोरोजेनस टिश्यू से हमारे पोलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है। स्पोरोजेनस टिश्यू है हमारा, ठीक है, यहीं से हमारी पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट होनी है। तो ये 2n होगा, तो यहाँ पे क्या होगी, माइटोसिस भी होगी, ठीक है। माइटोसिस हुई तो एज वी ऑल नो माइटोसिस से हमेशा नंबर इंक्रीज होता है या सेम ही रहता है, ठीक है। मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन, वहाँ पे हमारा जो नंबर है वो डिक्रीज होता है। तो जब यहाँ पे माइटोसिस हुई तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। अभी भी ये 2n है क्योंकि माइटोसिस हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होगी मियोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेंगे माइक्रोस्पोर्स, और वी कैन से टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर, ठीक है। क्या बोला मैंने, स्पोरोजेनस टिश्यू है हमारे पास, यहीं से पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट होनी है। तो स्पोरोजेनस टिश्यू में सबसे पहले माइटोसिस होगी, ठीक है। माइटोसिस के बाद हमारे पास क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। हमारा स्पोरोजेनस टिश्यू भी 2n होगा और जो हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगा वो भी हमारा 2n होगा, राइट। उसके बाद जो चीज बननी है वो हमारे पास बनेंगे माइक्रोस्पोर्स, क्योंकि वो एक से ज्यादा है, ठीक है, चार होते हैं हमेशा, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। कैसे कैसे टेट्राड बन सकते हैं, सबसे पहली कंडीशन जो आएगी हमारे पास वो होगी टेट्राहेड्रल टेट्राड, ठीक है।
दूसरा जो हमारे पास बनेगा, हमारे पास आइसोबाइलेटरल टेट्राड भी बन सकता है, ठीक है। हमारे पास लीनियर टेट्राड भी बन सकता है, हमारे पास टी शेप टेट्राड भी बन सकता है, ठीक है। लीनियर हमारा ऐसा होगा, ठीक है। और जो हमारा ये हमारा टी शेप टेट्राड होगा, ठीक है। आइसोबाइलेटरल के बीच में से होगा, ठीक है। बट जो हमारा टेट्राहेड्रल है ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारे माइक्रोस्पोर्स हैं वो टेट्राड के शेप में मतलब क्लस्टर में रिलीज होंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जो हमारे माइक्रोस्पोर्स है ना वहां पे एक लेयर बन जाएगी इसकी, कैलोस की, ठीक है। कैलोस क्या चीज है, कैलोस अब ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। सपोज ये हमारा माइक्रोस्पोर है, ठीक है। इसके आसपास एक थिक लेयर बन जाएगी इसकी कैलोस कैलोस की, ठीक है। कैलोस क्या है हमारे पास, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आप थिक लेयर बना लीजिएगा जब आप डायग्राम बनाएंगे अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो फिर क्या होगा, हर एक माइक्रोस्कोप स्पोर के आसपास कैलोस की एक थिक लेयर बन जाएगी, फिर एक एंजाइम आएगा कैलेस, वो एंजाइम आगे क्या करेगा, विल डिग्रेड द कैलोस लेयर आउटसाइड द माइक्रोस्पोर। तो जब ये लेयर डिग्रेड हो जाएगी तो फिर वो रिलीज कर देगी हमारे माइक्रोस्पोर्स और यू कैन से पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अब यहाँ तक हमें समझ में आ गया, ठीक है, कि कैसे स्पोरोजेनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बने, फिर वहां से कैसे माइक्रोस्पोर्स बने, वो टेट्राड के फॉर्म में रिलीज हुए। देन उसके बाद हमने देखा कि टेट्राड के फॉर्म में जब रिलीज हुए तो वहां पे हर एक माइक्रोस्पोर के आसपास एक थिक लेयर बन गई है, दैट इज ऑफ कैलोस, ठीक है। तो कैलोस को डिग्रेड करने के लिए एक एंजाइम आया कैलेस, ठीक है। उसने आके उसको डिग्रेड किया, उसके बाद क्या हुआ, हर एक माइक्रोस्पोर जो है हमारा वो पोलन ग्रेन्स की फॉर्म में रिलीज हो गया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन रिलीज हो गया ना, तो जो हमारा टिपिकल पोलन ग्रेन है ना वो कुछ ऐसा दिखता है, इसको हम पोलन ग्रेन कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो डिसकंटिन्यूअस लेयर है ना इसको हम बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। और ये जो अंदर वाली लेयर है ये है हमारी एंटन, ठीक है। और ये जो बीच में एज आई हैव सेड अर्लियर कि जो एक्साइन है इट इज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर, ठीक है। इट मीन्स कि बीच बीच में गैप्स होंगे, तो इन गैप्स को हमने क्या बोला है, ये जो आपको गैप दिख रहा है ना, दिख रहा है ये गैप, इस गैप को हम बोलेंगे
इसे आपको हम बोलेंगे जर्म पोर। ठीक है, तो ये है हमारा टिपिकल मैच्योर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। इसमें दो लेयर प्रेजेंट होती है, एक्साइन एज वेल एज एंटाइन। ठीक है, जो हमारे एक्साइन है इट इज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर, और जो हमारे एंटाइन है इट इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। ठीक है, जब बीच में जो हमारी गैप्स प्रेजेंट है इनको हम बोलते हैं जर्म पोर्स। ठीक है, तो जो हमारे एक्साइन है ना ये स्पोरोपोलिन की बनी होती है। ठीक है, आज हम सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, कि हमारा पोलन ग्रेन कैसा दिखता है, कौन कौन सी इसमें लेयर्स हैं। ठीक है, और इसका डेवलपमेंट कैसे हुई। कल पोलन ग्रेन से ही हम स्टार्ट करेंगे दोबारा, इसका स्ट्रक्चर फिर से देखेंगे, फिर इसकी लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। देन इसके आगे का जो प्रोसेस है दैट इज ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, यहीं पे हम कंपाइल अप करते हैं। तो हमने आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर होगा। कल आप एक बार ही फिर से रिवीजन करके आइएगा स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, स्टेमन कैसा दिखता है। देन मैंने आपको पढ़ाया स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाई माइक्रोस्पोर्स की डेवलपमेंट। यहाँ तक कल आप एक बार रिवीजन करके आइएगा। पहले मैं आप लोगों से सुनूंगी, देन हम आगे नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे टॉपिक में। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, विल मीट टुमारो। थैंक यू एवरीवन।